नमस्कार। दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारती और आप देख रहे हैं कार्यक्रम पढ़ते कदम। और आज हमारी चर्चा का विषय है नए भारत का नया लेबर कोड। एक मजदूर रोज सुबह अंधेरे में उठकर काम पर निकलता है, एक हाथ में टिफिन लेकर और एक हाथ में उम्मीद लेकर। लेकिन कभी ठेकेदार उसे यह कहता है कि आज काम कम है तो वेतन आधा मिलेगा, तो कभी फैक्ट्री का मालिक कहता है कि भुगतान कल होगा तो कल आना। मजदूर सवाल पूछना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि अगर आज सवाल पूछेगा तो कल काम नहीं मिलेगा। एक दिन मजदूर श्रम विभाग के दफ्तर के आगे से निकल रहा था। वह उसने जागरूकता अभियान में सुना कि मजदूरों के भी कुछ हक हैं, चाहे वो सुनियोजित वक्त हो या सुनियोजित वेतन हो, सामाजिक अधिकार हो या फिर अनधिकारिक मजदूरों के कानून द्वारा सुरक्षा हो। ये सब सुनकर मजदूर का जीवन एक दिन में तो नहीं बदला, लेकिन इतना समझ आ गया कि सवाल पूछना उसका हक है। जी हाँ, जब मेहनत के साथ कानून जुड़ जाता है तो देश अपने आप तरक्की की राह पर चल पड़ता है। आज हमारे चर्चा के विषय पर स्टूडियो में राब्ता कायम किया है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल चंडीगढ़ से अनुष्का जी ने। अनुष्का जी, स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। अनुष्का जी, नए लेबर लॉस, नया भारत, सबसे पहले इन लेबर लॉस के बारे में बताइए। देखिए, हमारे देश में आज़ादी के पहले से ही काफ़ी श्रमिकों के लिए कानून मौजूद थे। जी। इन सभी कानूनों ने हमेशा से ही ये कोशिश की है कि श्रमिकों के हित में काम किया जाए, श्रमिकों के जितने भी हक हैं वो उन्हें मिलें। जैसे कि हमारे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, वो आज़ादी के पहले का कानून है, 1936 का कानून है। जी। उसी के बाद हमारा एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है जो कि 1947 का कानून है। जी। बाद में हमारे पास पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जैसी सोशल सिक्योरिटी के कानून भी आए जो कि 1972 का है। जी। इन सभी कानूनों ने वर्कर्स के हक के लिए काम तो किया, वर्कर्स के हकों को दुरुस्त तो किया, लेकिन समय के साथ हमें ये समझ में आया कि इन सभी कानूनों के होने की वजह से कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे हम लॉ में कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टैट्यूट्स एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशंस। सबसे बड़ी समस्या ये उभर के आ रही थी कि हमारे सभी कानूनों में वर्कर की परिभाषा अलग अलग थी जी। और सभी कानूनों में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की भी परिभाषा काफ़ी अलग थी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि किसी कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी सरकार कदम उठा सकती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो ग्रेच्युटी एक्ट जैसे कि एक श्रम कानून है, वहाँ पे कुछ अलग परिभाषा थी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कुछ अलग ही परिभाषा थी। तो इसके लिए सरकार ने समय के साथ ये समझा कि जितनी ज़्यादा परिभाषाएं हैं, जितने ज़्यादा प्रावधान हैं, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। जी, बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे सरकार ने काफ़ी पहले से ही श्रम कोड, दैट इज़ लेबर कोड्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम शुरू किया। इसके लिए कमेटी बिठाई गई। बहुत ही लर्नेड मेंबर्स उन कमिटीज़ के हिस्सा रहे हैं जिन्होंने अपने सर्विस में काफ़ी साल, काफ़ी दशक दिए हैं श्रमिकों के हित के लिए। उन लोगों ने नए श्रम कानूनों को ड्राफ्ट किया और इन श्रम कानूनों को इम्प्लीमेंट किया गया। ये श्रम कानून 2019 से लेकर 2020 तक संसद द्वारा पारित कर दिए गए थे, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन अभी हुआ है 21 नवंबर 2025 को। तो पहले हमारे कुछ 29 श्रम कानून हुआ करते थे, 29 लेबर लॉज, एंड अब इन 29 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड में ले लिया गया है। काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो अब बहुत पुराने हो चुके थे, ऑब्सोलीट हो चुके थे, उन्हें हटाया भी गया है और कुछ नए श्रम कानून, श्रम प्रावधानों को लागू भी किया गया है। इसका कारण ये है कि अब नए दौर में काफ़ी चीज़ें नए तरीके से करनी है। जी, बिल्कुल। पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं हुआ करता था काम करने के लिए जब ये श्रम कानून बने थे इनिशियली, लेकिन अब हमारे सारे काम ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिकली ही होते हैं। अगर किसी श्रमिक को कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, उसके लिए भी पोर्टल मौजूद है। अगर किसी ठेकेदार को लाइसेंस लेना है, उसके लिए भी पोर्टल मौजूद है। इनफैक्ट अब सरकार इस ओर भी अग्रसर है कि धीरे धीरे जो हमारे कोर्ट की सिस्टम है वो भी ई कोर्ट की तरफ तब्दील हो जाए। तो हमारे अब 4 नए श्रमिकों के लिए कोड्स आए हैं, जिसमें से है कोड ऑन वेजेस,
जी। जो कि 2019 का है, और जी। बाकी तीनों ही कोड्स 2020 के हैं, जी। जिसमें से है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड, जी। सोशल सिक्योरिटी कोड एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। जी। इन 4 कोडों ने अब 29 लेबर लॉज को अपने अंदर सबस्यूम कर लिया है। सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे लगा कि इन कानूनों की जो सबसे खूबसूरत बात, जैसे आपने बताई कि जो वेगसिटी है, जितना खुला हुआ कानून था उसे समेट के एक जगह कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर इन्हीं कानूनों की बात करें तो इन कानूनों को पार करने का उद्देश्य क्या है सरकार का? क्या वो उद्देश्य है जिसे लगता है कि इन कानूनों के द्वारा हम उसे अचीव कर लेंगे? देखिए, अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में 4 शब्दों में बताऊं कि हमारी सरकार का उद्देश्य क्या था इन जी। श्रम कानूनों को लागू करने के लिए, इन श्रम कोड्स को लागू करने के लिए, तो सबसे बड़ा उद्देश्य था सिंप्लीफिकेशन, दूसरा उद्देश्य था डिजिटलाइजेशन, जी। तीसरा उद्देश्य था यूनिवर्सलाइजेशन, और चौथा उद्देश्य था रैशनलाइजेशन। जी। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो श्रम कानून हुआ करते थे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माने जाते थे नियोक्ताओं द्वारा। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि श्रमिकों ने भी इन कानूनों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना है, जी। क्योंकि एक नियोक्ता को हर कानून के अंदर काफ़ी रजिस्टर्स मेंटेन करने होते थे, काफ़ी फॉर्म्स थे जो लेबर डिपार्टमेंट के साथ फाइल करनी पड़ती थी, जी। एनुअली फाइल करनी पड़ती थी, 6 मंथली फाइल करनी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये इन फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा ड्यूप्लिसिटी है, यानी कि एक ही फॉर्म, एक ही तरह का फॉर्म काफ़ी श्रम कानूनों में फाइल करनी पड़ रही है। तो सबसे पहला उद्देश्य था सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। लॉज ऐसे हो जाएं कि इतने सिंपल रहें कि एक मजदूर जो कि उतना पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसे भी अगर हिंदी में समझाई जाए या उसकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में समझाई जाए तो वो बहुत आराम से इन श्रम कानूनों को समझ ले। जी। दूसरा उद्देश्य रहा है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन का उद्देश्य जो सरकार का रहा है वो करप्शन को भी कर्ब करता है, जी। वो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है लॉ लेबर के अफसरों की, उसे भी इंश्योर करता है। जैसे कि पहले हमारे जो केसेस हुआ करते थे, लेबर के केसेस हुआ करते थे, वो ऑफलाइन फाइल हुआ करते थे। ऑफलाइन यानी कि फिजिकल मोड्स में कंप्लेंट आते थे, तो अकाउंटेबिलिटी सेट करना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था कि कितने दिनों में इन केसेस का निपटारा किया जा रहा है, कितने दिनों में वर्कर्स को रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन अब क्या है कि हमारा पोर्टल है, केंद्र सरकार का पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का इनिशिएटिव है जी। समाधान पोर्टल, और समाधान पोर्टल पे वर्कर अपना डिस्प्यूट रेस करता है और अपने कोई भी क्लेम है अगर उसकी तो वो उसे रेस करता है जी। और सरकार इस चीज़ का मुआयना करती है कि कितने दिनों में उस क्लेम का निपटारा हो रहा है। तो डिजिटलाइजेशन की तरफ सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। जी। पहले जो ठेकेदार हुआ करते थे वो अपने लाइसेंस वगैरह ऑफलाइन लिया करते थे, फिजिकल फॉर्म में अपने एप्लीकेशंस को सबमिट किया करते थे। ट्रैकिंग नहीं हो पाती थी कि कितने दिनों में उन एप्लीकेशंस का निपटारा हो रहा है, उन्हें प्रोसेस किया जा रहा है, उन्हें अप्रूव किया जा रहा है, क्या ऑब्जेक्शंस लग रहे हैं उन एप्लीकेशंस में। लेकिन अब क्या है कि सरकार की तरफ से एक पोर्टल है, श्रम सुविधा पोर्टल, जिसके थ्रू वो केंद्र सरकार के जितने भी ठेकेदार हैं जिन्हें केंद्र सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए लाइसेंस लेना है, वो केंद्र सरकार से लाइसेंस लेते हैं। उन सभी लाइसेंस की प्रोसेसिंग हम 7 दिन के अंदर अंदर करते हैं, और अगर हम कोई ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उसकी भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है कि क्या ऑब्जेक्शंस लग रहे हैं। तो इस तरह से डिजिटलाइजेशन की ओर बहुत बड़ा कदम है ये। इससे अकाउंटेबिलिटी काफ़ी हद तक सेट होती है, अफसरों की भी सेट होती है, नियोक्ताओं की भी सेट होती है, और इससे ये इंश्योर होता है कि वर्कर्स के जो भी ग्रीवांसेस हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द हो सके। तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी जो है वो इस लॉज ने तय कर दी है। बिल्कुल जी। तो एक अकाउंटेबिलिटी तो चलो अच्छी बात है, लेकिन और विशेषताएं इन कानूनों की क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी है। जैसे कि जब हमारे कानून बने थे, जो 29 श्रम कानून थे, उस समय जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन जैसी सर्विसेज नहीं हुआ करते थे। ये हमारी 21वीं सदी में इस तरह के स्टार्टअप्स आए हैं जिन्होंने इकोनॉमिक बूम भी दिया है हमारे देश को। तो अब इन स्टार्टअप्स के कुछ नए तरह के श्रमिक हैं जिन्हें हम कहते हैं गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स यानी कि जो हमारे घरों में जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन की डिलीवरी करते हैं, उन लोगों के लिए पहले उन श्रमिकों के लिए कोई कानून हुआ ही नहीं करते थे, क्योंकि वो एक नया कॉन्सेप्ट है, लॉ ने उसे पहले फोर्स ही नहीं किया था। लेकिन अब
इन लोगों के लिए भी कानून लाया गया है। गिग वर्कर्स के लिए अलग से चैप्टर है हमारे लेबर लॉज में, जो कि हमारे लेबर कोड्स हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड है, वो अलग से इस चीज़ को डील भी करती है गिग वर्कर्स के लिए। सो एक चीज़ हम कहते हैं कानून में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स। जैसे वेजेस की बात की जाए तो वेजेस पहले मिनिमम वेजेस कुछ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में मिलते थे, लेकिन अब उसे यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है। कोई शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हर एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम वेज का प्रावधान लागू किया जा सकता है। उसी तरह से गिग वर्कर्स को भी कवर किया गया है। तो हमारे देश में अब हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी अप्रोच यही है कि जो हमारे श्रम कानून है वो जितना ज़्यादा हो सके और जितने लोगों को हो सके बेनिफिट पहुंचाए। और उसके अलावा है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का यही मतलब है कि जो हमारे पहले बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन होते थे, बहुत सारे फॉर्म्स मेंटेन होते थे, अब उन्हें उतना मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे कोड है उन्होंने तो ये तक प्रावधान बनाया है कि आपको एनुअली एक ही रिटर्न फाइल करना है, और वो भी एक पोर्टल है हमारा श्रम सुविधा पोर्टल, उस पर आपके एनुअल रिटर्न्स फाइल हो जाएंगे। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंगल सोर्स बना दिया है हर जगह का, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी का, चाहे वो यूनिवर्सैलिटी का, कि आपको जो भी सारी सुविधाएं चाहिए, चाहे देनी है चाहे लेनी है, इट्स ऑल एट वन पोर्टल ओनली। तो एक हम लोग बात करते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ की। जी ये क्या है और इनसे नए लेबर लॉज से क्या फ़ायदा है? ठीक है, देखिए हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो है कंट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर की। कंट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर को अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो उसका मतलब होता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट हैं जहां पे ठेकेदार के थ्रू मजदूरों को रखा गया है, हायर किया गया है। इसकी एक समस्या है, जो परमानेंट मजदूर होते हैं, रेगुलर मजदूर होते हैं, उनके पास बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। ठेके के मजदूरों को उतने अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स शायद नहीं मिल पाते हैं। तो हमारी हमेशा से एक अप्रोच रही है कि कंट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर जो है, यानी कि ठेके के थ्रू मजदूरों को हायर करने की जो प्रक्रिया है उसे ख़त्म की जाए, उसे रेगुलेट की जाए और जितना हो सके उसे कंट्रोल किया जाए। तो अब क्या है कि सरकार ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ का कॉन्सेप्ट लाया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के बीच में ये डिफरेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय वो है जिसे ठेकेदार के थ्रू हायर किया गया है। अब हमारे नियोक्ता जो है, जिसे हम मुख्य नियोक्ता कहते हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहते हैं, उनके पास ये प्रावधान है कि वो चाहे तो वो खुद ही एम्प्लॉयज़ को हायर करे, लेकिन एक फिक्स टर्म के लिए। यानी कि ठेकेदार जो एक मिडिल मैन है उसके थ्रू नहीं, लेकिन खुद ही एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो वर्कर्स को हायर कर सकता है अपनी नीड्स के अनुसार। तो इससे क्या होगा कि उन वर्कर्स का स्किल एनहांसमेंट होगा। जो स्किल एनहांसमेंट होगा वो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जो लेबर कोड्स हैं उन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए काफ़ी प्रावधान बनाए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान ये है कि कोड्स में बहुत ही साफ अक्षरों में लिखा गया है कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स हैं दे हैव टू बी एट पार विद परमानेंट एम्प्लॉयज़। यानी कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन्हें परमानेंट एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के जितना ही होना है उससे कम नहीं हो सकता। एंड एक बहुत ही यूनिक फीचर जो हमारे सोशल सिक्योरिटी कोड का है वो ये है कि जो ग्रेच्युटी का कानून था, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट था, वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ से डील नहीं करता था। लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के लिए अब सोशल सिक्योरिटी कोड ने ये प्रावधान बनाया है कि उन्हें 1 साल के अंदर अंदर भी ग्रेच्युटी मिल सकती है। अन्यथा ग्रेच्युटी का कानून बहुत साफ है, वो कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय जब तक 5 साल की सर्विस नहीं दे देता वो ग्रेच्युटी के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन अब सोशल सिक्योरिटी कोड इस बात को समझता है कि एक फिक्स टर्म एम्प्लॉय हो सकता है 5 साल के लिए एक एस्टैब्लिशमेंट में काम ही ना करे, एक एम्प्लॉयर के साथ काम ही ना करे। तो उसके लिए ये प्रावधान रखना उचित नहीं रहेगा कि वो 5 साल सर्विस देगा तभी उसे ग्रेच्युटी मिलेगी। तो अब उनके लिए हो गया है कि 1 साल भी अगर उन्होंने सर्विस दिया तो उन्हें ग्रेच्युटी मिल सकती है। जी, तो मतलब मिनिमम 1 साल तो फिर भी काम करना ही करने का। और महिला श्रमिकों की बात की जाए तो क्योंकि अब जितने कानून आ रहे हैं तो महिलाओं को लेके कानूनों द्वारा एक सशक्तिकरण जो है वो किया जा रहा है, तो इन कानूनों में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान तय किए गए? देखिए मेरा तो ये ओपिनियन है कि जो महिलाओं के लिए हमारे लेबर कोड्स हैं वो काफ़ी मॉडर्न हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। पहले हमारा ये मानना था कि महिलाएं रात को काम नहीं करती,
जी बिल्कुल। नहीं करना भी नहीं चाहिए। हम्म, हमने अपने एम्प्लॉयर्स पे रोक भी लगा रखा था कानूनों के थ्रू कि हम्म, महिलाओं से रात को काम ना ना लिया किया जाए। जाए, बिल्कुल। लेकिन हमने ओवर टाइम ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमारे काफ़ी ऐसे नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, जो महिलाओं को काफ़ी बेनिफिट्स देने को तैयार हैं। हमारे काफ़ी ऐसे नियोक्ता हैं जो प्राइवेट कैब्स की सुविधा तक अब उपलब्ध करवाते हैं अपनी जी। महिला कर्मचारियों को, हम्म, कि अगर रात को दफ्तर में लेट हो जाए तो वो प्राइवेट कैब्स के थ्रू महिलाओं को उनके घर पे भी ड्रॉप करवाते हैं। जी। पिक एंड ड्रॉप सर्विस तक की सुविधाएं हैं। जी। तो अब क्या है कि हमारे जो नए कोड्स हैं उन्होंने ये बात की है कि कोई प्रोहिबिशन नहीं है। हम्म, अगर महिला चाहे और महिला इस चीज़ के लिए अपनी कंसेंट दे हम्म, तो महिलाओं को रात का जो समय है उसमें भी काम करने की अनुमति है। जी। कानून इस चीज़ से कोई मनाही नहीं करता, इस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं करता। पहले जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट हुआ करता था वो इस चीज़ को प्रोहिबिट करता था, लेकिन अब इस चीज़ को हटाया गया है। अब अगर महिला अपनी सहमति जताती है तो उससे आप रात को काम ले सकते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि हमारे पास मैटरनिटी बेनिफिट के जो प्रावधान हैं हमारे कोड्स में, उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम किया है। जी। 26 हफ्तों तक मैटरनिटी बेनिफिट के प्रावधान हैं। हम्म, अगर औरत अडॉप्ट करती है तो भी उसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट जब वो मैटरनिटी बेनिफिट पे है उसे नौकरी से निकाला नहीं जा सकता जी। और उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी एडवर्स नहीं किया जा सकता। तो हमारे श्रम कानून पहले भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम करते थे। जी। अब तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, हम्म, उसे कोड ऑफ वेजेस में ले लिया गया है जी। और वो औरतों और मर्दों के समान वेतन की बात करता है। इनफैक्ट अब इसमें ट्रांसजेंडर की भी बात आ जाती है। जी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि पहले तो हमने खाली मर्दों और औरतों को रिकॉग्नाइज किया जी था, बिल्कुल। अब हमने ट्रांसजेंडर तक को रिकॉग्नाइज कर जी। लिया है। वहाँ पे भी हम उनके जेंडर के बेसिस पे, उनके ओरिएंटेशन के बेसिस पे जी। डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर रहे हैं। जी। तो ये तो है हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण के जी। लिए काफ़ी तो कदम आर्टिकल है। 15 और आर्टिकल 16 की जो प्रोटेक्शन है वो नए लेबर्स लॉ ने स्पेसिफिकली ध्यान रखी हैं बिल्कुल कि बिल्कुल जेंडर के ऊपर बेसिस पे किसी भी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है जी वो टोटली अवॉइड कर दी जाए। बिल्कुल तो एब्सोल्युटली। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ जो आज का यूथ है, स्पेसिफिकली जब हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है, तो नए लेबर लॉज यूथ के लिए क्या प्रोविजंस लेके आते हैं या उनको कैसे एम्पावर करते हैं? देखिए जो हमारा यूथ है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक जो हमारा प्रावधान है वो है एम्प्लॉयमेंट कार्ड्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स को लेके। जी। जैसे हमने अपने रोज़मर्रा की जो हम सेवा देते हैं हमारे सिटीजन्स को, उसमें हमने देखा है कि बहुत सारे तो हमारे ऐसे श्रमिक हैं जिनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर कभी इशू ही नहीं किया जी गया। बिल्कुल। जब अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किया गया तो इस तय ही नहीं हो पाता कि उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या थी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है उनके काफ़ी सारे बेनिफिट्स को तय करने के लिए। तो अब सबसे पहले तो हमारे लेबर कोड्स ने अपॉइंटमेंट लेटर्स को मैंडेटरी कर दिया है कि जी। अपॉइंटमेंट लेटर्स तो आपको इशू करना ही है। करना। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रावधान है वो है हमारा नेशनल फ्लोर वेज और यूनिवर्सल मिनिमम वेज का। जी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेज हुआ करते थे, जी। लेकिन अब उन प्रावधानों को हटाया गया है और उसे यूनिवर्सल कर दिया गया है। इससे क्या होता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारा यूथ है, अगर वो स्किल्ड है तो उसके लिए भी एक नेशनल फ्लोर वेज है, अगर वो जी। सेमी स्किल्ड है तो उसके लिए भी एक बेसलाइन वेज का पैरामीटर है। जी। हाईली स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये कुछ कैटेगरीज है वर्कर्स के। जी। अब क्या है कि इन सभी वर्कर्स की कैटेगरीज के लिए न्यूनतम वेतन जो हम कहते हैं, मिनिमम वेज जो हम कहते हैं, वो तय किया जाएगा। तो इससे कम से कम ये इंश्योर हो रहा है कि जो हमारा यूथ है वो जितना भी हार्डवर्क दे रहा है अपनी नियोक्ता को, जी। कम से कम इतना तो इंश्योर्ड है कि मिनिमम वेजेस जो कि नेशनल फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकती है, जी। उतना तो कम से कम उसे मिले ही जी। मिले। और उसके अलावा हमारे पास एनुअल लीव्स की प्रावधान है हमारे लेबर कोड्स में, जैसे कि 180 डेज अगर किसी कैलेंडर ईयर में किसी वर्कर ने काम करा है तो उसके बाद उसे एनुअल लीव्स मिलेंगे। जी। तो ठीक है। ये कुछ हमारे प्रावधान हैं जो जी। हमारे यूथ के लिए काफ़ी आवश्यक भी हैं और काफ़ी उन्हें लाभदायी भी जी, हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आप काम करते हो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि एक सिक्योरिटी ऑफ वेजेस मिल जाए, और बिल्कुल दूसरा है कि अगर आप काम करते हो तो कभी ज़रूरत के टाइम पे छुट्टी लेनी हो तो वो बिल्कुल आपके लिए हो अवेलेबल। क्योंकि जो हरासमेंट होती है मुझे लगता है उद्योगों में वो सबसे ज़्यादा यही थी कि
वर्कर्स को छुट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लग पड़ती थी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम अपने रोज़मर्रा के काम में इन समस्याओं को हर दिन देखते भी हैं जी। और इसके लिए काफ़ी हमारे प्रयत्न भी रहा है कि भई प्रयत्न करते हैं कि ये समस्याएँ और आगे ना आएँ। जी। तो अब कानूनों ने भी इसके प्रति काफ़ी अपना सशक्तिकरण दिखाया है वर्कर्स का, जी। तो ये तो है, जी, बिल्कुल। जब भी कोई नया कानून आता है तो कुछ एक चैलेंजेस ज़रूर होते हैं। तो अब कुछ एक उद्योग वालों को ये भी लगता है कि नए कानूनों के साथ जो अनुपालन है वो करना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो क्या ये कानून ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को साथ लेके चलते हैं या नहीं? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एक ऑब्जेक्टिव रहा है जी। लेबर कोड्स को लाने का। जी। इनफैक्ट जो हमारी नियोक्ताएँ हैं, उन्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि पहले जो हमारे इंस्पेक्टर करके एक पोज़ीशन हुआ करती थी, इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे जो जाके इंस्पेक्ट करते थे कि लेबर लॉज़ का अनुपालन हो रहा है या नहीं। जी। उस चीज़ के लिए भी अब कानून ने कह दिया कि वो इंस्पेक्टर ना होके इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर रहेगा। जी। यानी कि एक इंस्पेक्टर का कर्तव्य है कि वो जाए और देखे कि लेबर लॉज़ की अनुपालना हो रही है या नहीं। जी। अगर अनुपालना नहीं हो रही है तो सबसे पहले उसका कर्तव्य है कि वो उसे फैसिलिटेट करे उस नियोक्ता को, उसे बताए कि इसकी अनुपालना कैसे करनी है, जी। उसके बाद ही कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाना है। जी। दूसरा है जैसे कि हमारे जो कई पोर्टल हैं, अब क्या है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा हमने प्रमोट किया है इस चीज़ के थ्रू कि जैसे ऑल इंडिया लाइसेंस के हमने प्रावधान ले आए। जी। अगर कोई नियोक्ता है, जो कोई ठेकेदार है जो देश भर में कई जगह काम कर रहा है, तो अब हमारे जो लेबर कोड्स हैं वो इसकी प्रावधान बनाते हैं कि आप एक ही लेबर लाइसेंस लीजिए और आप कई जगह काम कर सकते हैं। जी। उसके अलावा एनुअल रिटर्न सिर्फ एक ही फाइल करना है, हुँ। कई रजिस्टर्स की जगह सिर्फ एक रजिस्टर रजिस्टर मेंटेन मेंटेन करना है। जी। तो नियोक्ताओं के लिए तो हमने काफ़ी ऐसे प्रावधान लाए हैं जिससे उन्हें बिजनेस करने में काफ़ी आसानी होगी। जी। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं, काफ़ी दो सारी मत है। चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि इस कोड के आने से रिमूव हो गए हैं। तो बिल्कुल। एक जो स्ट्रेट पाथवे है वो काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। जी, जो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस जिसे कहते हुँ। हैं इन वर्क, वो हमने काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की है। जी। जो जैसे कि सरकारी तंत्र में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हुआ करती जी। थी, जी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डेटाज़ हमेशा प्रोवाइड जी। करते जी। रहने पड़ते थे, वो हम आज भी लेंगे। जी। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, हुँ। लेकिन उन सभी के फॉर्मेट्स को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया जी। गया है, उनकी रिक्वायरमेंट को काफ़ी सिंगुलर कर दिया गया जी। है। जो ऐसा न रिपिटेटिवनेस थी उससे हटा हाँ, दिया गया। बिल्कुल रिडंडेंसी को काफ़ी ख़त्म जी। कर जी। दिया गया जी। है। तो ये तो बिल्कुल है, इंस्पेक्शन की प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। उसे इंस्पेक्शन की जगह फैसिलिटेशन प्रोसेस बनाने की तरफ हमारा काफ़ी पुरज़ोर कोशिश रही है। जी। उसके अलावा हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रावधान है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन लेबर वायलेशंस। जी। यानी कि कुछ हमारे ऐसे लेबर वायलेशंस थे जो माइनर वायलेशन भी थे, लेकिन उसके लिए कानून में जेल की सज़ा थी। अब उसमें क्या किया गया है कि डीक्रिमिनलाइजेशन की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। जी। अब क्या है कि कुछ अगर माइनर वायलेशंस हैं, हुँ। तो उसके लिए कंपाउंडिंग की भी सुविधा है। जी। यानी कि इनिशियली हम हुँ। उसे कंपाउंड कर देंगे और हुँ। उसमें जेल के प्रावधान को हटाया गया है। जी। तो ऐसे भी करके हमने नियोक्ताओं के मदद करने की काफ़ी कोशिश की है। जी, काफ़ी सरल बना दिया गया है रास्ता जो बिल्कुल। है कि जो काफ़ी डर थे, जो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि कोई भी नियोक्ता नहीं चाहेगा कि अगर कुछ गलती हुई है तो उसके लिए कुछ सख्त सज़ा जो है उसे फेस करनी पड़े। बिल्कुल, तो हाँ। अब ये है कि अगर नियोक्ता अपनी गलती को, पहली गलती को सुधार लेता है, तब तो उसके लिए सज़ा नहीं है, वो कंपाउंड हो जाएगी। जी। अगर नियोक्ता रिपीटेडली गलतियाँ कर रहा है, हुँ। रिपीटेडली लेबर लॉज़ की वायलेशन कर रहा है, तभी वहाँ पे स्ट्रिक्ट जी। पनिशमेंट के जी। प्रावधान हैं। एक कानून की सक्सेस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तक वो आम आदमी तक भी पहुँचे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार के द्वारा और श्रम विभाग के द्वारा क्या ऐसे इनिशिएटिव्स किए जाते हैं जो आम नागरिक तक भी इन कानूनों की जानकारी पहुँच रही है कि मेरे ये हक हैं, मुझे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो हमारा श्रम विभाग है, वो हर दिन श्रमिकों के साथ ही कानून कर रहा है, जी। नियोक्ताओं के साथ ही कानून कर रहा है। 21 नवंबर 2025 को ये 4 लेबर कोड्स लागू हुए। उसके बाद से हम सभी ने हमारे जुरिस्डिक्शन में अवेयरनेस कैंपेन्स करवाए हैं, काफ़ी सारे जागरूकता अभियान करवाए हैं। जी। हमने हमारे जो मुख्य नियोक्ता हैं, जो हमारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स हैं, उनसे अर्ज किया है, उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने एस्टैब्लिशमेंट्स में
नए लेबर कोड्स को लेके पोस्टर्स लगाएं, अवेयरनेस कैंपेन्स करवाएं और वर्कर्स की मीटिंग बुला के, उनके यूनियन लीडर्स की मीटिंग बुला के उन्हें अवगत कराएं कि इन नए श्रम कोड में कितनी बेनिफिट्स है वर्कर के लिए। तो बेसिक लेवल पे मुझे लग रहा है जो चीज़ें हैं वो श्रम विभाग और सरकार बिल्कुल। दोनों बराबर वे में कर रही हैं। तो श्रम विभाग और सरकार दोनों ये कोशिशें कर रहे हैं कि आप तक इन लेबर लॉज के बारे में जानकारी पहुंचे, लेकिन सरकार के द्वारा किए गए कदम तभी कामयाब है अगर हम भी इनको समझें और इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। अनुष्का जी, स्टूडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।